नमस्कार दोस्तों, मैं संजय खाकिल। आपके YouTube चैनल संजय मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अधिगम के बहुत सारे प्रकार पढ़ाए, अधिगम के बारे में पढ़ाया मैंने, क्षेत्रवाद सिद्धांत के बारे में पढ़ाया। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया। आज हम अधिगम के अंदर गेस्टोल्टवाद के अधिगम सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। गेस्टोल्टवाद के अनुसार अधिगम का सिद्धांत जो उद्गम था वो 1912 में हुआ था। वो 1912 में हुआ था, लेकिन इसका वास्तविक जो स्वरूप आया ने प्रकट हुआ था वो 1920 में हुआ था। अब वर्दीमर को गेस्टवाल्ड का जनक कहा जाता है। वर्दीमर को क्या कहा जाता है? गेस्टवाल्ड का जनक कहा जाता है। अब कोफ को कोहलर, क्रुथ लेविन और गेस्टवाल्ड के समर्थक कहलाए। ये 5 लोग थे जो कोफ को कोहलर, क्रुथ लेविन, गेस्टवाल्ड के कौन थे? समर्थक थे। अब कोफ को और कोहलर और वर्दीमर को गेस्टवाल्डी मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इनके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि गेस्टवाल्ड जर्मन भाषा का एक शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है समग्रकार, पूर्णाकार होता है। वर्दीमर ने लेखी फिनोमिना और प्रोडक्शन ऑफ थिंकिंग पुस्तकों की भी रचना की थी। अब वर्दीमर के अनुसार इसकी विचारधारा क्या थी? वर्दीमर की विचारधारा थी वो थी विकसित करने का श्रेय कोहलर को जाता है। वर्दीमर की जो विचारधारा थी उसका श्रेय कोहलर को जाता है। अब कोहलर ने जो सिद्धांत प्रतिपादन किया उसका क्या है? उसने किया अंतर्दृष्टि, सूझ, सीखने का व्यवहार, सूक्ष्म सिद्धांत। इसका प्रतिपादन सबसे किसने किया? कोहलर ने। कब किया? 1925 में किया। अंतर्दृष्टि और सूझ से क्या आशय होता है? इसके अंदर विभिन्न नवीन परिस्थितियों में समस्या समाधान की मानसिक प्रक्रिया अंतर्दृष्टि या सूझ कहलाती है। जिस तरीके से अंतर्दृष्टि सूझ समस्या समाधान की मानसिक प्रक्रिया होती है, उसी तरीके से कोहलर के अनुसार जब व्यक्ति के सम्मुख नवीन समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं तो व्यक्ति समस्याओं का समाधान का प्रयास करता है, परंतु असफल रहता है वो उसमें। लेकिन अपनी परिस्थितियों का अवलोकन कर पुनः प्रयास करने का अचानक व्यक्ति की मानसिकता में परिवर्तन होता है और वो समस्याओं से संबंधित समाधान उत्पन्न करने में लग जाता है और उसी से संबंधित समाधान उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे अंतर्दृष्टि या सूझ कहते हैं। अंतर्दृष्टि का मतलब बिना कुछ सोचे समझे काम करना, उसका रिजल्ट क्या आएगा उसके बारे में नहीं सोचना। ये किसने प्रतिपादन किया? कोहलर ने किया। कोहलर ने कुछ और भी बताया। कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि और सूझ तत्काल उत्पन्न होने वाली मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं। बिल्कुल सही बात है। जो अंतर्दृष्टि यानी जिसके कोई आसार नहीं है, कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो ऐन वक्त पे वो प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। ये सारा प्रतिपादन किसने किया? कोहलर ने किया। अब कोहलर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया। सुल्तान नामक एक चिंपांजी लिया उसने और उस पे उसने अपने प्रतिपादन का प्रयोग करना स्टार्ट किया। यह प्रयोग 4 चरणों में हुआ, 4 अलग अलग भागों में ये प्रयोग हुआ। पहला था, कोहलर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की समस्याएं एक ही प्रकार की होती हैं। किस तरीके की होती हैं? परंतु कुछ समस्याएं समाधान की परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। अतः विभिन्न नवीन परिस्थितियों में समाधान समस्याएं मानसिक प्रक्रिया अंतर्दृष्टि या सूझ दृष्टि कहलाता है। अब इसके शैक्षणिक महत्व क्या क्या है? कोहलर के अकॉर्डिंग जो प्रतिपादन हुए थे उसका शैक्षणिक महत्व क्या है उसके अगर हम बातें करें तो पहला शैक्षणिक महत्व है कि प्रतिज्ञाशाली बालकों को सिखाने में इसकी सहायता प्रदान होती है। दूसरी है, बालकों को गणित, विज्ञान तथा व्याकरण जैसे जटिल विषयों का शिक्षण कराने में इसकी सहायता प्रदान होती है। तीसरा है, बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने में ये सहायता प्रदान करता है। और चौथा, इसका बालकों की तार्किक, मानसिक और संज्ञा समन क्षमता की विकास करने की सहायता या सहायक होता है। ये शैक्षणिक कार्य है इसका।
पांचवा होता है वर्तमान में बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का निर्माण इसी सिद्धांत पर आधारित करके किया जा रहा है। छठा है अधिगम का यह सिद्धांत बालकों को यांत्रिक तरीके से सिखाने का खंडन करता है। यांत्रिक तरीके से सिखाने का यह हमेशा खंडन करता है। कॉलर प्रतिपादन के अनुसार शैक्षणिक महत्व में ये बड़ा इंपॉर्टेंस रोल रखता है। अब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? अधिगम जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं? तो ये तीन तरीके के कारक होते हैं। पहला होता है छात्र से संबंधित कारक, दूसरा होता है शिक्षक से संबंधित कारक और तीसरा होता है विषय वस्तु से संबंधित कारक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं छात्र से संबंधित कारक कौन कौन से होते हैं। पहला होता है छात्र की आयु, दूसरा होता है बालक की मानसिकता, तीसरा होता है वर्दी और चौथा होता है बालक का स्वास्थ्य, रुचि का स्तर और छठा होता है अभिप्रेरणा का स्तर और सातवां होता है शैक्षणिक पृष्ठभूमि। अब शिक्षक की बात करूं मैं तो शिक्षक से संबंधित कारक कौन से होते हैं? शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक की शिक्षण विधियां, मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षक का स्वास्थ्य उसकी हेल्थ पे डिपेंड करता है और शिक्षक छात्र संबंध यानी उसका स्टूडेंट के साथ में किस तरीके से संबंध है, किस तरीके का बिहेवियर है। विषय वस्तु से संबंधित कारक की बात करें हम तो विशेष वस्तु से संबंधित पहला कारक होता है विषय वस्तु की प्रकृति, दूसरा होता है विषय वस्तु का स्वरूप, तीसरा होता है विषय वस्तु का स्पष्टता और चौथा होता है विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। इसी तरीके से हम इन सारी चीजों पे हम डिस्कस करते हैं और आगे हम इन्हीं चीजों को लेकर के चलते हैं। अधिगम निर्योग्य बालकों के विकार के काम में आता है जिसको डिस्ग्रेफिया भी कहते हैं। ये क्या होता है? लेखन विकार होता है। डिसलेक्सिया होता है जिसके अंदर वाचन प्लस पठन का विकार होता है। एक होता है डिस्केलुलिया जिसके अंदर गणना का विकार होता है। एक होता है डिसप्रेक्टिसिया, इसका होता है गणना प्लस वाचन प्लस पठन का विकार होता है। और पांचवा होता है अफेजिया, मौखिक रूप से सीखने में कठिनाई आती है। और डिस्फेजिया, लिखना सुनना बोलने में कठिनाई आना, ये क्या कहलाता है? डिस्पेजिया कहलाता है। अब इसमें प्राथमिक मातृभाषा सीखने में बहुत ही कठिनाई आती है। और सातवां होता है अग्रेफिया जिसके अंदर द्वितीय भाषा सिखाने में बहुत ही ज्यादा कठिनाइयां आती हैं। और आठवां होता है हाइड्रोटोनिया। इस प्रकार से शरीर के अंग में मस्तिष्क के आदेशों की पालना नहीं हो पाती है। ये सारी बातों का हम विवरण से अध्ययन कर लेते हैं। तो हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा है समायोजन। समायोजन की मैं बात करूं तो समायोजन क्या है, इससे क्या आशय, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या ये काम करता है, इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे। तो पहला है समायोजन और समायोजन से आशय। सबसे पहले देखेंगे व्यक्ति की आवश्यकताओं एवं उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य संतुलन स्थापित करने की मानसिक प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। समायोजन का आशय क्या होता है कि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उनमें को जो प्रभावित करती हैं उन कारकों के मध्य संतुलन बनाए रखना मानसिक प्रक्रिया समायोजन कहलाता है। समायोजन अंग्रेजी में हम समायोजन को बोलते हैं एडजस्टमेंट। शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अपनी परिस्थितियों के साथ साथ सामंजस्य स्थापित करना। अपनी परिस्थितियों के साथ साथ सामंजस्य स्थापित करना। अब नेक्स्ट है समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जिसका प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति समस्याओं से बचने के लिए करता है। सबसे पहला क्या है? स्किनर के अनुसार किस तरीके से होता है कि समायोजन अधिगम की वृद्धि करने की एक बहुत ही आसान सुगम प्रक्रिया है। वेल्ड लेगफील्ड बोरिंग के अनुसार क्या होता है कि व्यक्ति की आवश्यकता एवं उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया या मेथड जिसको बोल सकते हैं वो क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। अब गेट्स के अनुसार क्या है
कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वयं के व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। और चौथा क्या है, कोलमैन के अनुसार मैं बात करूंगा, कोलमैन के अनुसार क्या है, समायोजन, तनाव, संघर्ष, इन सब की बात करूं एवं समस्याओं के बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, कोलमैन के अनुसार इसको भी समायोजन बोलते हैं। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं एवं उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य संतुलन स्थापित करने में जब असफल रहता है तो व्यक्ति कुसंवार ये कहलाता है, यानी कि काम करने लायक नहीं कहलाता है एवं उसमें निम्न लक्षण प्रकट हो जाते हैं। पहला लक्षण कौन सा होता है, संघर्ष और द्वंद्व का लक्षण, जब व्यक्ति के सम्मुख एक ही समय में दो समान महत्व के अवसर उत्पन्न हो जाएं एवं व्यक्ति को दोनों में से किसी एक का चयन करना हो तो उत्पन्न क्रिया द्वंद्व संघर्ष कहलाती है। संघर्ष तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है उपागम वर्जन वर्जन सिद्धांत, जिसको प्लस प्लस बोलते हैं। पटवारी व ग्राम सेवक में एक साथ चयन होना, दो पोस्ट पे एक साथ में चयन होना, ये क्या है, उपागम है। उपागम और परिहार, जिसको धनात्मक और ऋणात्मक बोला जाता है, जैसे पीजीटी की नौकरी, पोस्टिंग नागालैंड और किसी प्रतिभाशाली बालक का परीक्षा के डर से अनुत्तीर्ण हो जाना, ये क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक जिसको बोला जाता है उपागम, परिहार जिसको बोला जाता है। अब नेक्स्ट है परिहार परिहार, ऋणात्मक ऋणात्मक, चारों ओर से असफलताएं प्राप्त होना, जैसे 9 दिन में चले 2.5 कोस, ये क्या है, परिहार परिहार। और नेक्स्ट है दुश्चिंता। दुश्चिंता क्या चीज होती है, जब किसी व्यक्ति के चेतन मन की कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो वह धीरे धीरे अचेतन मन में चली जाती है, परंतु समय परिस्थितियों के प्रभाव से वह इच्छा अचेतन मन से पुनः चेतन मन में आने का प्रयास करें तो उनसे उत्पन्न क्रिया जो होती है उसको दुश्चिंता कहते हैं। जिस तरीके से किसी के कुछ कहने की इच्छा होने के उपरांत भी कह नहीं पाना, इसको क्या बोलते हैं, दुश्चिंता कहते हैं। और तीसरा होता है तनाव। तनाव के अकॉर्डिंग क्या होता है कि समय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर उत्पन्न क्रिया क्या कहलाती है, तनाव कहलाती है। जैसे समय पर नौकरी का न मिलना एक तनाव होता है, और एक होता है दबाव। दबाव क्या होता है, सफलता असफलताओं एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उत्पन्न क्रिया दबाव कहलाती है। जैसे किसी प्रतियोगी छात्र छात्रा द्वारा तैयारी करना, ये क्या कहलाता है, दबाव कहलाता है। एक होता है बगनासा या कुंठा जिसको बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, निरंतर प्रयास करने के उपरांत जब भी व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती है तो व्यक्ति निराश हो जाता है। मनोविज्ञान में इससे क्या कहते हैं, निराशा या बगनासा या कुंठा कहते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने समायोजन के बारे में पढ़ा, कुछ विधियों के बारे में पढ़ा, कुछ शैक्षणिक सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। तो मनोविज्ञान के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आगे हम आप लोगों के साथ में बने रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे समायोजन की जो विधियां हैं, जो प्रणालियां हैं, उनसे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो रीड फर्स्ट ग्रेड या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों तक ये मेरा लेक्चर जरूर पहुंचाइए, क्योंकि आप लोग सीखेंगे, अपने 4 दोस्त सीखेंगे तो उनसे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों मार्केट में दुनिया का कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो संजय मैथ्स एकेडमी के अलावा कोई भी कोर्स फ्री में प्रोवाइड करवाता है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना नहीं भूलें। नमस्कार।